नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हूँ आज फिर संधि लेकर। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के भी कुछ अपने नियम होते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला नियम है विसर्ग, यानी कि विसर्ग का आ ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाना यानी कि विसर्ग से पहले यदि आ हो, विसर्ग से पहले यदि आ हो और उसके बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या अंतस्य या और हा हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे आ है और उसके बाद विसर्ग आया, उसके बाद आ तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्य या हा हो, तो इसी विसर्ग का जो है वो ओ हो जाता है। वर्ण वैसे ही लिखा रहेगा, सिर्फ विसर्ग का ओ हो जाएगा। और वैसे ही उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मनहा धन योग, तो ये जो विसर्ग है, ये जो आपका विसर्ग है, ये इसकी जगह ओ की मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा मनोयोग। दूसरा उदाहरण, रजः प्लस धन गुण रजोगुण, तमः धन गुण तमोगुण, सर धन ज सरोज, वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। यानी कि इसमें ये जो विसर्ग है ये आपका ओ में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा नियम है विसर्ग का कि विसर्ग का श हो जाना, यानी कि विसर्ग से परे च या छ हो तो विसर्ग श हो जाता है। देखिए, यानी कि कोई भी स्वर है और उसके बाद अगर विसर्ग लग रहा है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में। यानी कि च छ आने पर, विसर्ग के बाद च छ आने पर विसर्ग जो है वो श में परिवर्तित हो जाएगा और स्वर का वैसे ही उतर जाएगा, उसके बाद का अक्षर वैसे ही उतर जाएगा। उदाहरण से समझते हैं कि निश धन च। देखिए च है तो ये च आया, तो ये जैसे ही च आएगा तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा, तो बन जाएगा निश्चय। वैसे निश्चल, तो ये बन जाएगा निश्चल। दुह प्लस चरित दुश्चरित, निह धन छल निश्चल, हरि धन चंद्र हरीश चंद्र। ये देखिए, ये जो है च के आते ही विसर्ग जो है श में परिवर्तित हो जाएगा। ये सब आधे होंगे। अब उसी के बाद विसर्ग का तीसरा नियम है कि विसर्ग का श हो जाना, षटकोण वाला श हो जाना। वो कब होगा? कि विसर्ग से परे अगर ट और ठा हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कि अगर विसर्ग के बाद ट या ठ आएगा तो वो षटकोण वाला श में बदल जाएगा, वो भी आधा रहेगा, तो बन गया निष्ठुर। दुह ट, तो ये हो जाएगा दुष्ट। यानी कि विसर्ग के बाद अगर ट ठा आता है तो ये श में परिवर्तित हो जाएगा। इससे पहले विसर्ग से पूर्व यानी पहले ई या ऊ की भी मात्रा आती है हो और विसर्ग से परे क ख ट ठ या प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। देखिए, ई ऊ की भी मात्रा लगी, देखिए इसमें भी देखिए आपकी ई की ही मात्रा है। ई ऊ की मात्रा के बाद विसर्ग आ रहा है कोई व्यंजन के बाद, तो फ क ट ठ प फ हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, दुह प्लस कर्म तो दुष्कर्म, निह प्लस पाप निष्पाप, दुष्परिणाम, दुह प्लस परिणाम दुष्परिणाम, निह प्लस काम निष्काम। देखिए यहाँ पे भी क है, प है, तो ये सब इसके बाद ई और ऊ की मात्रा है, तो इसके बाद ये वाले वर्ण आते हैं तो ये आपके श में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद विसर्ग का चौथा नियम है कि विसर्ग का श हो जाना। यदि किसी विसर्ग से परे त या थ आता है हो तो विसर्ग का श हो जाएगा। जैसे कोई भी वर्ण है उसके बाद विसर्ग आता है लेकिन उसके बाद उसकी संधि यानी कि उसका जोड़ त और थ से होता है तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, निह प्लस तेज, ये भी त है, जैसे ताया तो श में परिवर्तित होगा, उसे निस्तेज लिख देंगे। इसी तरह निह प्लस तार निस्तार, ये जो है विसर्ग किस में बदल गया? स में बदल गया। नम प्लस ते नमस्ते, नह मनः प्लस ताप मनस्ताप, दुरह प्लस तर दुस्तर, मरु प्लस थल मरुस्थल। ये भी तो तीनों में आपने देखा, अगर च छ आएगा तो श में, ट ठा आएगा तो षटकोण वाला स में, और स आएगा तो ये स में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह हम विसर्ग में देखते हैं
कि जब विसर्ग जो है र से अगर उसकी संधि होती है, यदि विसर्ग से पूर्व पहले आ और आ को छोड़कर, आ और आ स्वर को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग से परे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या यरलवा और हा यानी अंतस और हा वर्ण हो और विसर्ग का रा हो तो हो जाता है, तो उसका र में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि रेफ और देन में। ध्यान से देखते हैं, यानी आ और आ को छोड़कर अगर कोई भी अन्य स्वर आ रहा है और विसर्ग लगा है, उसका जो तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस या रह से होता है तो वो रा में, यानी कि ये विसर्ग रा में परिवर्तित होता है। ये र पदेन भी हो सकता है और रेफ भी हो सकता है। उदाहरण से समझते हैं, दुह प्लस जन दुर्जन, दुह प्लस गुण दुर्गुण, दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग, पुनः प्लस जन पुनर्जन, दुर प्लस नीति दुर्नीति, दुर प्लस बल दुर्बल, अंतः प्लस गत अंतर्गत, ये बहुत पूछा जाता है, अंतः प्लस ध्यान अंतर्ध्यान। तो ये भी जितने हैं ये बहुत आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पुनर्जन्म भी बहुत पूछा जाता है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद विसर्ग की जो छठा नियम है वो है विसर्ग के परे यदि श और श हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, क्रमशः वो आधे हो जाते हैं और श हो जाता है। यानी कि ध्यान दीजिए, अगर विसर्ग यानी कि विसर्ग की संधि श से हो रही है तो इसका ये आधा हो जाता है, हलंत लग के इसको लिखा जाता है और इसका या तो विसर्ग वह तक वैसे ही रहेगा, यानी कि नि प्लस संदेह निसंदेह निसंदेह, नि प्लस संकोच निसंकोच, नि प्लस ताप निस्तप निसंताप, नि प्लस दुशासन दुशासन, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये सारे आपके आधे हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई भी व्यंजन यानी कि विसर्ग की संधि स से होगी तो ये विसर्ग उसके आगे स में परिवर्तित होंगे, यानी कि आधे हो जाएंगे। अब विसर्ग का जो सातवां नियम है, यानी कि विसर्ग का जो है लोप ना होना, या विसर्ग से परे यदि क ख या प फ हो, क ख या प फ होने पर विसर्ग का लोप ना ही होता है। यानी देखेंगे ध्यान से, प्रहता दन काल रज प्लस कण, यानी कि क ख प फ होने पर इसका वैसा के वैसे ही लिखा जाता है, विसर्ग का लोप नहीं होता। अंधः पतन अंध पतन, अंतःकरण अंतःकरण, यानी कि कोई व्यंजन हो तो ये विसर्ग का लोप नहीं होगा उसका क ख या प फ से मेल होने पर। इसी सातवें नियम का ही दूसरा भाग है कि विसर्ग का लोप हो जाना, यानी कि किसी भी विसर्ग से पूर्व अ हो और परे आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अ हो यदि कोई विसर्ग से आ हो और विसर्ग से परे भी आ हो तो उसका अन्य स्वर से मेल हो तो उसका लोप हो जाता है। अत प्लस एव अतेव, ये एक इसका दूसरा भाग है। अब तीसरा है स्वर का दीर्घ हो जाना, स्वर्ग का दीर्घ हो जाना यानी कि बड़ी मात्रा हो जाना। यानी यदि किसी विसर्ग से पूर्व बड़ा आ के अतिरिक्त कोई स्वर आता है, अन्य कोई स्वर आता हो और विसर्ग के आगे र हो तो ध्यान दीजिएगा, र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, उससे पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी कि आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग लगाओ, उसका मेल इसकी संधि र से हो रही हो तो क्या होगा, ये जो विसर्ग है जो आगे का स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। देखिए उदाहरण से समझते हैं कि निह प्लस रज, तो ये जो रा है, जैसे ये रा आया तो ये विसर्ग है, विसर्ग की संधि र से हुई तो इसमें जो आगे का व्यंजन है उसमें जो मात्रा लगेगी वो दीर्घ हो जाएगी तो बन जाएगा नीरज। यहाँ पे नी धन रव, इसको नी की भी संधि कहते हैं नी। अब यहाँ पे नी प्लस रव तो हो जाएगा नी रव। इसी तरह नी धन योग, अब देखिए ये है विसर्ग, इसका संधि किससे हो रही है, र से होती है तो ये फिर ये जो रा है ये इसकी मात्रा जो हास्य स्वर है छोटा है तो वो दीर्घ में परिवर्तन हो गया तो नी रोग, नी प्लस रस नी रस। आज की आशा करती हूँ आपको विसर्ग संधि अच्छे से समझ में आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।